हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस प्रसाद एंड वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में। आप लोगों को मैंने उम्मीद है आप लोगों ने पिछले लेक्चर को देख लिया होगा। जैसे कि फिश मार्केट होता है, फिश मार्केट में क्या मिलता है? मछली मिलता है। सब्जी मार्केट में क्या मिलता है? सब्जी मिलता है। उसी तरीके से हम लोगों ने जो कल स्टॉक मार्केट के टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा था, तो हर एक मार्केट में एक यूनिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज़ कौन कौन से हैं और उनके यूनिक फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि सिक्योरिटीज़ और कुछ नहीं, एक सेकेंड, सिक्योरिटीज़ और कुछ नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, या तो फिर आप कहें तो एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि दर्शाते हैं क्या ओनरशिप या फिर क्रेडिटर रिलेशनशिप विद द एंटिटी और द राइट टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट। ये सिर्फ तीन ही चीज़ दर्शा सकते हैं, या तो ओनरशिप, या दूसरा क्रेडिटर रिलेशनशिप विद द एंटिटी, और तीसरा द राइट टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट। मैं आप लोगों को आगे चलते हुए समझा दूंगा कि कैसे जो हम लोग हर टाइप के सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी सिक्योरिटी इन तीनों में से ही किसी न किसी एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ओनरशिप मतलब मालिक का जो अधिकार होता है उसे रिप्रेजेंट करना, क्रेडिटर रिलेशनशिप मतलब लेनदार का जो अधिकार होता है उसे रिप्रेजेंट करना, और राइट टू बाई एंड सेल एन अंडरलाइंग एसेट, ये जनरली जो डेरिवेटिव मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं उसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी डेरिवेटिव मार्केट को स्किप कर दिया था, हालांकि आप लोग चिंता ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में कम से कम डेरिवेटिव का एक जो बेसिक मीनिंग होता है वो मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा इक्विटी मार्केट, इक्विटी सिक्योरिटीज। अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स किए हैं उन सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने शेयर्स और स्टॉक के बेसिस पे ही सब कुछ समझा है। शेयर या स्टॉक को ही हम लोग इक्विटी सिक्योरिटीज कहते हैं। इक्विटी सिक्योरिटीज ओनरशिप या फिर मालिकाना हक दर्शाते हैं किसी भी कॉरपोरेशन में। अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास इक्विटी सिक्योरिटीज है, मतलब इक्विटी सर्टिफिकेट्स है, तो वो जिस भी कंपनी के शेयर्स होंगे उस कंपनी में वो ओनरशिप है उसका। चलिए मैं इसको रीडिंग करता हूँ और जो भी नई बातें आएंगे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, और जो की पॉइंट्स हैं मैं उसे हाईलाइट करते हुए चलूंगा। दे रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। जनरली दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और शेयर। व्हेन अ इन्वेस्टर परचेस इक्विटी सिक्योरिटीज, दे आर एसेंशियली बाइंग अ पीस ऑफ द कंपनी। ये सभी पुरानी बातें हैं, मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोगों को ये सब बातों का आदत पड़ चुका होगा। अभी ये कुछ न्यू बात है। इक्विटी सिक्योरिटीज दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कॉमन स्टॉक और दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक का जो ज़्यादा फेमस नाम है उसे हम लोग इक्विटी शेयर्स कहते हैं, और जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ये दोनों ही कंपनी में ओनरशिप दर्शाते हैं, हालांकि इनका कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इन्हें कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। अगर कंपनी चाहे तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, ना चाहे तो ना दे। हालांकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें एक फिक्स डिविडेंड मिलता है। जब जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जब कंपनी बंद होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेचकर पहले तो जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होते हैं, मतलब जो भी कंपनी का देनदार होते हैं, जो लोग भी कंपनी से पैसा पाते हैं, कंपनी उन्हें पैसा देती है। उसके बाद क्योंकि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर हैं, तो इन्हें आखिरी में पैसा मिलता है, और आखिरी में भी इन दोनों में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को पैसा मिलता है, क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू कॉमन स्टॉक इनका जो रिस्क होता है वो लेस होता है, वो कम होता है, क्योंकि इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है। हालांकि इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड रेट कोई फिक्स नहीं होता। कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे आउट करने के बाद जो कुछ भी पैसा बच जाता है वो सब कुछ इन्हीं का है, जिसके कारण जो कॉमन स्टॉक में रिटर्न बेसी है और रिस्क भी बेसी है। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड का रेट फिक्स है, जिसके कारण इसका जो रिटर्न है वो लिमिटेड है और इसका रिस्क भी कम है। जो उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अक्सर मार्केट में नाम सुना होगा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओनरशिप स्टेक इन अ कंपनी, ये पुरानी बात है, ठीक है। पोटेंशियल टू कैपिटल एप्रिसिएशन, जनरली जो लोग के पास इक्विटी शेयर्स, इक्विटी सिक्योरिटीज होते हैं वो लोग कैपिटल एप्रिसिएशन एंजॉय करते हैं। मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया, आज से एक साल बाद, एक महीने बाद, जितने भी समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया, अगर उस शेयर्स का वैल्यूएशन ऊपर जाता है तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू आप प्रॉफिट कमाते हैं।
दूसरा तरीका होता है डिविडेंड। पहला होता है कैपिटल एप्रिसिएशन से आपको पैसा मिल सकता है, दूसरा होता है डिविडेंड। और एक और डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में मैं बताना भूल गया वो है वोटिंग राइट का। जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं वे कंपनी के लगभग हर डिसीजन में वोटिंग राइट इंजॉय करते हैं, मीन्स वो लोग वोट कर सकते हैं। हालांकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के उन्हीं मैटर पर वोटिंग राइट इंजॉय करते हैं जो कि डायरेक्टली एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को अफेक्ट कर रहा हो। जैसे कि कंपनी के समझिए कि ऑडिटर कौन होगा, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, इन सभी में से कोई भी डिसीजन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे मैटर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि अगर कंपनी 2 साल तक अगर कंटिन्यूअसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट ना करे तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर मैटर पे वोटिंग राइट मिल जाता है, जैसे कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इक्विटी शेयर्स समझ में आ गया होगा कि इक्विटी सिक्योरिटीज किसे कहते हैं। जो रिलायंस का जो नॉर्मल स्टॉक आप सभी देखते हैं, रिलायंस का, अदानी का, आईटीसी, टाटा, वो सभी इक्विटी सिक्योरिटीज के अंडर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेट सिक्योरिटीज के बारे में। डेट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? समझिए कि जो कंपनी होती है वो जरूरी नहीं है कि शेयर्स इशू करके मार्केट में पैसा उठाए, वो ऐसा भी कर सकती है कि वो लोन ले ले। लोन तो एक तो वो चाहे तो किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो एक सर्टिफिकेट मार्केट में इशू करे, जैसे कि वो शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है, इसमें भी वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है। बट यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को हम लोग डेट सिक्योरिटीज कहते हैं। कंपनी अगर इसे इशू कर रही होती है तो उसे हम लोग डिवेंचर्स कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसे नोट्स भी कहते हैं, हालांकि जो नोट्स के फीचर थोड़े से अलग हो जाते हैं डिवेंचर्स से। अगर गवर्नमेंट इसे इशू कर रही होती है तो उसे बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग आगे चलकर और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम लोग डिवेंचर पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मैं रीडिंग करता हूँ और जो भी मेन फीचर्स होगा समझाते चलूंगा। डेट सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर द इशूअर बोरोज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड प्रोमिसेस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इन्वेस्ट ओवर टाइम। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि सिक्योरिटीज में हम लोग डिविडेंड कहते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट होता है क्योंकि ये एक तरह का लोन है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो भी फिक्स होता है। इसके जो की फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है, दोनों हो सकता है, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड हो पहले से। ये कॉर्पोरेशन इशू अगर करता है तो उसे डिवेंचर्स कहते हैं, अगर गवर्नमेंट इशू करते हैं तो उसे बॉन्ड कहते हैं। लोअर रिस्क इन कंपेयर टू इक्विटीज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर कंपनी लॉसेस में चल जाए और कंपनी बंद हो रही हो तो सबसे पहले कंपनी आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगी, जैसे कि डिवेंचर होल्डर्स, और बाद में इक्विटी शेयर्स को पे करेगी। इसलिए जो रिस्क होता है वो डिवेंचर होल्डर्स का कम होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी होल्डर्स। अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने से पहले आगे एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूं। देखिए, 2 टाइप के डिवेंचर्स, हालांकि और भी डिवेंचर्स को और भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, बट जनरली जो 2 डिवीजन्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, चलिए पहले ये पढ़ते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब अभी तो आपने डिवेंचर कंपनी ने इशू कर दिया, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में है कि आज से 10 साल तक आप इस डिवेंचर को होल्ड कीजिए, 10 साल तक हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, आप कंपनी के आउटसाइडर लायबिलिटी में आपको शो किया जाएगा। हालांकि जब 10 साल खत्म होगा तो हम लोग आपको पैसे नहीं देकर आपको इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे उस डिवेंचर्स के बदले। आप हमें डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस कर दीजिएगा और हम आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर समझिए कि राइट हो सकता है शेयर डिवेंचर होल्डर्स का, वो चाहे तो कन्वर्ट करा ले, वो चाहे तो पैसे वापस ले लें, ठीक। ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में पहले से डिसाइड हो रखा होता है। और जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मैच्योरिटी के समय में कंपनी को पैसे ही देने पड़ेंगे। ये 2 बेसिक डिफरेंस है। मैं रीडिंग करता हूँ, बस एक बार को आप लोग देख लीजिए। अ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टिपिकली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द होल्डर। देखिए, मैंने कहा ना कि ये राइट हो सकता है डिवेंचर होल्डर्स का, अगर वो चाहें तो कन्वर्ट करा लें। ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटीज पोटेंशियली बेनिफिटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन। एक बार इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद, अभी जब तक वो डिवेंचर सर्टिफिकेट्स है, डिवेंचर होल्डर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमा रहे होते हैं, बट एक बार वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी कमाते हैं। ऑफन यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल विथ लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
अब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को मैं रीड करता हूँ, आप लोग इसे सुनिए। अ डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, देखिए कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, प्रोवाइड फिक्स्ड रिटर्न, ठीक है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, हायर इंटरेस्ट रेट देन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर से इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि कन्वर्टेबल जो डिवेंचर्स होते हैं वो आगे चलकर कंपनी का ओनरशिप में हिस्सेदार हो जाएंगे, जिसके कारण उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। ये एक तरीके का प्योर डेट है। अब हम लोग वापस चलते हैं जहाँ से आए थे और फिर से लाइन से पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को डेट सिक्योरिटीज, अब हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। डेरिवेटिव मार्केट को पहले मैं एक बार रीडिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार समझाता हूँ। डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, इंडेक्स और रेट। यहाँ पर ये अंडरलाइंग बहुत ज़रूरी है। देखिए डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा चीज़ जो खुद का वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव कर रहा होता है, मतलब डेरिवेटिव या फिर उस चीज़ का वैल्यू जो अंडरलाइंग एसेट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि शुगर केन से शुगर बनता है, तो अगर शुगर को हम लोग डेरिवेटिव कहें और शुगर केन को अंडरलाइंग एसेट, तो अगर शुगर केन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो जो डेरिवेटिव है शुगर, उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। जनरली 4 टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो हर एक मार्केट में जो सिक्योरिटी हो सकता है, जैसे कि इक्विटी, फॉरेक्स, कमोडिटीज, उन सभी को अगर हम लोग एक अंडरलाइंग एसेट समझे और उन सभी के अगेंस्ट में समझिए कि फ्यूचर को लेकर हम लोग बात करते हैं। अगर रिलायंस के फ्यूचर के डेरिवेटिव है तो जो फ्यूचर का डेरिवेटिव हो जाएगा और फ्यूचर डेरिवेटिव का जो अंडरलाइंग एसेट हो जाएगा और रिलायंस का जो इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर रिलायंस का इक्विटी शेयर्स का वैल्यू जाता है तो रिलायंस का फ्यूचर डेरिवेटिव या फिर रिलायंस का फ्यूचर ऑप्शन जो भी हो उसका वैल्यू भी उसके बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगा। इसे ही डेरिवेटिव कहते हैं, जिसका खुद का वैल्यू किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव कर रहा हो। इसके और भी बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये बेसिक्स का कंसेप्ट नहीं है, फिर भी मैंने इसे यहाँ पर दे दिया था कि आप लोग हमेशा ही फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव का नाम सुनेंगे तो आपको एक सिंपल आइडिया हो। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। समझिए कि कोई अगर ऐसा इन्वेस्टर है जो कि पैसे तो इन्वेस्ट करना चाहता है बट उसके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, या तो वो मार्केट को बहुत रिस्की समझता है और वो चाहता है कि कोई दूसरा प्रोफेशनल या एक्सपर्ट उसके बिहाफ पर मार्केट में इन्वेस्ट करे। ऐसे केस में वो एक दूसरे प्रोफेशनल को अपना पैसा या अपना फंड दे देता है और वो प्रोफेशनल उसके बिहाफ पे सामने इन्वेस्ट करता है। जब ऐसे प्रोफेशनल्स एक जगह इकट्ठे होकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी, तो उसे ही हम लोग म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं। मैं रीडिंग करता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टर है, इसने खुद के फंड्स को एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया और म्यूचुअल फंड कंपनी एक दूसरे अलग अलग एसेट्स में जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, फॉरेक्स, इन सभी में वो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर के बिहाफ पर। म्यूचुअल फंड पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। इसके टाइप्स हो सकते हैं इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड, इंडेक्स फंड और सेक्टर फंड। अभी देखिए समझिए कि जो म्यूचुअल फंड से हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो इससे क्या होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। अगर मतलब समझिए कि कोई इन्वेस्टर ऐसा चाहता है कि वो जिस कंपनी को अपने पैसे दे रहा है वो कंपनी ज्यादा कर इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करे, तो वो ऐसे ही म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकता है जो कि इक्विटी शेयर्स में ज्यादा करके इन्वेस्ट कर रहा हो। हालांकि ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इनके जो फीचर्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस वेरियस एसेट, प्रोफेशनली मैनेज, इन्वेस्टर ओन अ शेयर ऑफ द फंड नॉट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। इसमें ये जो इन्वेस्टर है ये इस कंपनी का एक यूनिट ओन कर रहा होता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इन जो ये सिक्योरिटीज को ओन कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता। ये एक यूनिट ओन कर रहा होता है और ये कंपनी इन्हें ओन कर रही होती है। रिटर्न डिपेंड ऑन द फंड परफॉर्मेंस। अब हम लोग बात करते हैं ETF के बारे में। ETF के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। समझिए कि ये एक बकेट है, ठीक है, या समझिए ये एक गुल्लक है।
इस गुल्लक में हम लोग बहुत सारे अगर शेयर्स को एक संग डाल दें तो ये जो गुल्लक हो जाएगा उन सभी शेयर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। जैसे कि समझिए भारत में जितने भी टॉप 100 बैंकिंग कंपनीज हैं उन सभी को अगर हम लोग एक जगह डाल दें और ये अगर गुल्लक का वैल्यू ऊपर जाएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर इस गुल्लक या फिर बकेट का वैल्यू नीचे जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के संग किया, हम एफएमसीजी या फिर आईटी सेक्टर के संग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं उसके संग भी कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर हो सकता है। वैसे ही आप लोगों ने नाम सुना होगा भारत के दो जो सबसे फेमस इंडाइसेस है, निफ्टी 50 इंडाइसेस और सेंसेक्स 500 इंडाइसेस। तो ये जो गुल्लक है इसे ही हम लोग इंडाइसेस कहते हैं। निफ्टी 50 में क्या होता है, भारत के जो 50 टॉप कंपनीज है हर एक सेक्टर में, जैसे कि जो फाइनेंस सेक्टर है उस सेक्टर में जो टॉप कंपनी है हम लोग उसे उठा लेंगे, आईटी सेक्टर में जो टॉप कंपनीज है उसे उठा लेंगे। मतलब भारत के टॉप 50 कंपनीज जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन्हें उठाकर हम एक गुल्लक में भर लेंगे। और अगर उस गुल्लक का वैल्यू ऊपर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, और वो गुल्लक का वैल्यू नीचे जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है। एक तरीके से ये जो गुल्लक है ये मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। अगर इसमें सिर्फ बैंकिंग कंपनी के शेयर्स को डालें तो ये बैंकिंग सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अगर इसमें आईटी सेक्टर डालें तो ये आईटी सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा चाहे बंदा जो कहे कि अगर निफ्टी 50 भारत के टॉप सबसे अच्छे कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्यों ना हम निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि सबसे लेस रिस्की हो जाएगा वो तो। पर क्या आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आप निफ्टी 50 में डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट निफ्टी 50 का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसे हम लोग ETF कहते हैं। ETF एक तरह का सिक्योरिटी है जो उस इंडाइसेस को ट्रेड करने के लिए बनाया जाता है, जिस इंडाइसेस में जनरली पब्लिक इंटरेस्टेड होते हैं और डायरेक्टली उस इंडाइसेस में वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कि आप चाहें तो निफ्टी 50 इंडाइसेस को खरीद सकते हैं, यूनिट को क्या खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर जो निफ्टी 50 के जो रिप्रेजेंटेटिव ETF है जो कि निफ्टी 20 है, आप चाहें तो उसे खरीद या बेच सकते हैं। और निफ्टी 50 अगर 10% ऊपर जा रहा है तो जो निफ्टी 20 है उसके रिप्रेजेंटेटिव ETF वो भी 10% ही ऊपर जाते हैं। ये इसका बेनिफिट है। चलिए मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 इंडाइसेस का चार्ट खोल रखा है। इसे खरीदने या बेचने का तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो मैंने इसके कंपैरिजन में क्या ले रखा है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। निफ्टी 20 आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे निफ्टी 50 अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, जो निफ्टी 20 है वो भी एग्जैक्टली उसे फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकता है, और निफ्टी 20 निफ्टी 50 इंडाइसेस को ही फॉलो करता है। इसी तरीके से अलग अलग इंडाइसेस के अलग अलग ETFs होते हैं जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन्हें एक बार रीडिंग करता हूँ, जो भी न्यू पॉइंट्स आएंगे मैं आपको समझा दूंगा। ETF आर इन्वेस्टमेंट फंड दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। दे टिपिकली होल्ड अ बास्केट ऑफ, देखिए बास्केट ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। इक्विटी ETF, बॉन्ड ETF, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स है। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स ऑन एक्सचेंज, मैंने आपको दिखाया कि ये भी नॉर्मली स्टॉक की तरह ही ट्रेड किए जा सकते हैं। लोअर मैनेजमेंट फीस कंपेयर्ड टू म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली इसमें तो एक तरीके से मैनेजमेंट फी होता ही नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैन बी टैक्स एफिशिएंट देन म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन बता रहा है, आपको इस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं राइट्स के बारे में, जो कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। आप समझिए कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, ब्रिज, इन सभी एरिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। बट जो नॉर्मल इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उसके पास इतना कैपिटल है कि वो कल जाकर बिल्डिंग बनाए, ब्रिज बनाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा तो होता क्या है, जो ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि बिल्डिंग या ब्रिज बना रहे हैं वो खुद का राइट्स इशू कर देते हैं। वो राइट्स को जो जनरल पब्लिक होता है वो खरीद सकता है। तो जो कंपनी में समझिए कि L&T बिल्डिंग और ब्रिज बना रहा है, प्रॉपर्टीज बना रहा है, रियल इस्टेट्स बना रहा है, तो L&T ने अपने राइट्स इशू कर दिए। तो जनरल पब्लिक अगर राइट्स खरीदती है
तो जनरल पब्लिक का ओनरशिप L&T में है और L&T का ओनरशिप उन ब्रिजेस और बिल्डिंग्स में है, तो एक तरीके से जो जनरल पब्लिक है वो उन बिल्डिंग और ओनरशिप में इन्वेस्ट कर एक हाई रिटर्न कमा सकती है। जनरली ये 3 टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी राइट्स, मॉर्टगेज राइट्स और हाइब्रिड राइट। ठीक है, अब इक्विटी राइट्स क्या होता है? समझिए कि एक ऐसा कंपनी राइट्स इशू कर रहा है जो कंपनी डायरेक्टली बिल्डिंग बना रहा है या फिर ब्रिजेस बना रहा है। मॉर्टगेज राइट्स क्या होता है? एक ऐसा कंपनी राइट्स इशू कर रहा है। मॉर्टगेज राइट्स उस राइट्स को कहते हैं जो कि एक ऐसा कंपनी इशू कर रहा है जो डायरेक्टली बिल्डिंग और ब्रिजेस तो नहीं बना रहा है, बट लोन इशू कर रहा है उन लोगों को जो लोग बिल्डिंग और ब्रिजेस या फिर अलग प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बो होता है इक्विटी और मॉर्टगेज राइट्स का। फीचर्स पढ़ लेते हैं। इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफन पे हाई डिविडेंड, जिसके कारण ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू रियल एस्टेट मार्केट। जिन लोगों के पास डायरेक्टली कैपेसिटी नहीं है मार्केट में एंटर करने का रियल एस्टेट का, वो राइट्स के थ्रू रियल एस्टेट के ग्रोथ को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटीज मार्केट का। कमोडिटीज मतलब समझिए कि हर एक चीज जो हम लोग देख सकते हैं वो कमोडिटी है। आप गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल, किसी तरह का जो राशन होता है जैसे कि राइस, व्हीट, फ्लोर, कुछ भी, हर वो चीज जो हम लोग देख सकते हैं वो कमोडिटीज होता है और कमोडिटीज भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। देखिए जैसे कि कमोडिटीज आर रॉ मटेरियल और प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज टिपिकली इन्वॉल्व्स बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ETF दैट ट्रैक कमोडिटीज। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ETF दैट ट्रैक कमोडिटीज प्राइस। ETF मैंने आपको बताया। आप समझिए कि जो गोल्ड है उस गोल्ड को आप तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, बट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ETF बनाया जा सकता है जो कि ट्रेड हो रहा होगा, जैसे कि निफ्टी 20 को मैंने उस समय पहले आपको समझाया था उसी तरीके से। और जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको समझाया था कि समझिए कि जो गोल्ड है वो एक अंडरलाइंग एसेट है और उसका एक डेरिवेटिव जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होगा वो फ्यूचर डेरिवेटिव भी फ्लक्चुएट होगा। जो अलग अलग कमोडिटीज मार्केट में हो सकते हैं वो एनर्जी हो सकता है, प्रीसियस मेटल हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स डायरेक्ट एक्सपोजर टू टेंजिबल गुड्स, मीन्स जो लोग गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और करेंसी इन फ्लक्चुएशन। समझिए कि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा होता है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है, तो लोग डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर कमोडिटीज जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कमोडिटीज सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ाया, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर जिस तरीके से ये जो गोल्ड फ्यूचर्स है शो कर रहा है और इसके जो प्राइसेस है वो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट ओपन है। इस तरीके से आप अगर चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गोल्ड का करंट रेट बता रहा है, हालांकि इसके जो यूनिट्स होते हैं उसके वैल्यू बहुत कम होते हैं। जो गोल्ड बीज होते हैं उसका प्राइस बहुत कम होता है, जिसके कारण जो जनरल पब्लिक है वो डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना कर यहाँ पे अगर आके इन्वेस्ट करती है तो वो गोल्ड के छोटे छोटे यूनिट में इन्वेस्ट कर सकती है और गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो उसका बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करती है, जैसे कि कहीं बिल्डिंग बना रही है, कहीं पे इंस्टीट्यूशन बन रहा है, कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहाँ पे फंड देना है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फंड का नीड पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है और जनरल पब्लिक से पैसा उठाते समय गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जो एक तरीके का लोन डॉक्यूमेंट होता है। हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में पहले भी पढ़ा था डेट सिक्योरिटीज के अंडर। देखिए जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर सकती है और ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी नोट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड हो सकते हैं। जनरली जो बहुत सारे इंडिया में एक्ट हैं, जैसे कि मैंने कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ रखा है, तो कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसके अंडर कंपनी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी हो जाता है। समझिए कि किसी कंपनी का अगर डिबेंचर अगले साल मैच्योर हो रहा है तो उस कंपनी को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मैच्योरिंग डिबेंचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है स्पेसिफाइड टाइम से पहले। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग रास्ते बना रखे हैं जिसके कारण जो पब्लिक है इसमें इन्वेस्ट करती है। ये इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, मीन्स इस पे जो रिटर्न होता है वो उतना हाई नहीं होता, नॉर्मल होता है। हालांकि इसमें जो रिस्क होता है वो सबसे कम होता है। देखिए इट्स अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ड्यू टू गवर्नमेंट बैकिंग। ये तो सरकार का है, कहाँ जाएगा सरकार।
लोअर यील्ड देन बट सेफर इन्वेस्टमेंट। देखिए जैसे मैंने कहा, इस पे जो रिटर्न होता है वो कम होता है, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा सेफर है। अब बात करते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज़ का। जैसे कि कमोडिटीज ट्रेड होता है, डेरिवेटिव ट्रेड होता है, और भी हम लोगों ने बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़े। उसी तरीके से जो फॉरेन करेंसीज होती हैं वो भी ट्रेड होती है। समझिए कि जैसे कि डॉलर है, जैसे कि ये डॉलर है। अभी आपको लगता है कि डॉलर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप डॉलर को आज के डेट में परचेज कर सकते हैं, और कल जब डॉलर का प्राइस ऊपर चला जाएगा तो आप उसे बेच सकते हैं। जनरली डॉलर में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, बट डॉलर के जो डेरिवेटिव होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप उसके थ्रू उसे ट्रेड कर सकते हैं। सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉरेन एंटिटीज और गवर्नमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री के करेंसी को आप एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन स्टॉक टाइप्स क्या होते हैं, ये फॉरेन स्टॉक्स कह सकते हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स कह सकते हैं, फॉरेन ईटीएफ्स कह सकते हैं। ईटीएफ्स का मतलब आपको समझ में आ चुका है, जो कि इन करेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मैं फीचर्स पढ़ लेता हूँ। एक्सपोजर टू फॉरेन इकोनॉमीज एंड मार्केट, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल सकता है, मतलब अगर आपको लगता है कि इक्विटी आज के डेट में रिस्की है और करेंसी मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर आपका जो रिस्क है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। करेंसी रिस्क एज रिटर्न्स आर अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। इसका एक बहुत बड़ा रिस्क क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगे, समझिए कि अगर वर्ल्ड में कहीं पे वॉर हो जाए जिसके कारण डॉलर का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगे, तो उस समय ये मार्केट बहुत रिस्की भी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हर एक सिक्योरिटी के बारे में। आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हर एक सिक्योरिटी खुद में यूनिक है, उसके खुद के फीचर्स हैं। हर एक सिक्योरिटी एक अलग रिस्क के संग एक अलग रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।